1, 2, 3, come on. Come on, come on. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर विद अवधेश। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज और आज हम लेकर आए हैं उसकी सेकंड वीडियो। तो हमने जो अपनी फर्स्ट वीडियो में देखा था परसेंटेज का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने समझा कि परसेंटेज को कैसे हम फ्रैक्शंस में चेंज करते हैं और उस फ्रैक्शंस को हम कैसे सवालों में यूज़ करते हैं। आज हम टाइप 2 पढ़ेंगे। इसमें ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पर हमें कोई एक्सपेंडिचर दिया होता है और उसको कांस्टेंट रखना होता है। अगर हमारे प्राइस या क्वांटिटी में कुछ भी चेंज हो रहा है, कुछ प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो हमें क्वांटिटी जो उसका कंजम्पशन है वो डिक्रीज करना पड़ता है ताकि हमारा जो है एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। उसी सवालों को आज हम देखेंगे। तो आइए इसको हम समझते हैं एक मैथमेटिकली इसका क्या मतलब है। आपने इस तरह के सवाल देखे होंगे कि किसी क्वांटिटी के प्राइस में 20% या 25% का इंक्रीज हो रहा है। सपोज करिए शुगर के प्राइस में हो रहा है, तो एक फैमिली क्या करती है, अपना कंजम्पशन कम कर देती है ताकि उसका एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो वो कितना अपना कंजम्पशन कम करे ताकि उसका एक्सपेंडिचर सेम रहे, ये हमें निकालना होता है। तो उन सवालों को हम कैसे करते हैं, समझते हैं उन्हें। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने जो अपनी लास्ट सीरीज पढ़ी थी प्रॉफिट एंड लॉस की, उसमें भी यूज़ किया था। सेकंड वीडियो थी उसकी शायद, जिसमें हमने इक्वलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर देखा था। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको भी देखकर इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं ताकि आपको ये भी समझ आ जाए कि ये जो कॉन्सेप्ट है कॉमन कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो हर तरह के सवालों में और लगभग सभी चैप्टर्स में यूज़ होते हैं। तो हम समझते हैं कि सपोज करिए किसी फैमिली का कुछ एक्सपेंडिचर जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। अब ये जो एक्सपेंडिचर है इट इज इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। ये इस कमोडिटी की प्राइस है और ये उसका जो कंजम्पशन क्वांटिटी है वो है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके हमें एक्सपेंडिचर मिल रहा है। ये मंथली वीकली जो भी एक्सपेंडिचर वो इस क्वांटिटी के ऊपर कर रहे हैं वो है। अब अगर जो हमारा प्राइस है उस क्वांटिटी का वो बढ़ जाता है, हमारा प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है, तो आप इसको लॉजिकली समझ सकते हैं कि हमें क्वांटिटी का जो कंजम्पशन है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। क्योंकि अगर दोनों बढ़ जाएंगे तो भी एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ जाएगा और दोनों अगर घट जाएंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर घट जाएगा। तो अगर कांस्टेंट रहेगा, ये एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है, अगर इसको हमने कांस्टेंट रखना है, तो अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरे को डिक्रीज होना पड़ेगा, तभी ये एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा, अदरवाइज ये चेंज हो जाएगा। अब ये किस रेशियो में चेंज हो रहा है और उसके कोरिस्पोंडिंग ये किस रेशियो में चेंज होगा, ये हमें समझना है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए कि आपका किसी क्वांटिटी पर मंथली एक्सपेंडिचर 1200 रुपये होता है, ठीक है, और उसका जो यूनिट प्राइस है वो 40 रुपीज पर केजी है। अगर 40 रुपीज पर केजी इसका प्राइस है और 1200 इसका एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो हम इसमें बता सकते हैं कि इसका कंजम्पशन कितना हो रहा है। अगर P40 है तो कंजम्पशन इसका कितना हो रहा है, 30 केजी, तभी ये 1200 रुपये आएगा। अब हम क्या देखते हैं, अगले महीने इसका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है और कितना हो जाता है, ये हो जाता है ₹60 पर केजी, ठीक है। अगर ये ₹60 पर केजी हो गया और आपको इसका एक्सपेंडिचर अभी भी सेम रखना है, तो इसका जो कंजम्पशन है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 केजी, तब ये 1200 आएगा। अब आप देखिए यहां पे प्राइस इंक्रीज हुआ तो जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज हो गया। अब इसमें हम एक और एग्जांपल देखते हैं। भाई एक्सपेंडिचर अभी भी आपको 1200 ही रहेगा। अगर इसका प्राइस कम हो जाता है,
ये प्राइस हो जाता है 20, प्राइस इसका 40 से 20 हो जाता है, तो इसका जो कंजम्पशन है वो कितना हो जाएगा 60, तभी ये 1200 रहेगा। अभी आप देखते होंगे न्यूज में आता है कि प्याज के दाम बहुत बढ़ गए, 100 रुपए किलो हो गया, 150 रुपए किलो हो गया, तो आप देखते हो न्यूज में फैमिली क्या कहती है कि हमने उसका कंजम्पशन कम कर दिया क्योंकि हम इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर प्याज के ऊपर नहीं कर सकते। कभी दाल के प्राइस बढ़ जाते हैं तो फैमिली दाल का कंजम्पशन कम कर देती हैं। ये वही कॉन्सेप्ट है, तो इसी को हम समझ रहे हैं। आप ये समझ गए कि जब प्राइस बढ़ा तो हमारा कंजम्पशन कम हो गया, और जब प्राइस कम हुआ तो कंजम्पशन बढ़ गया। अब इसमें आपने अगर एक बात नोटिस की हो कि ये किस रेशो में चेंज हुआ है, अगर हम इसका रेशो निकालें तो ये रेशो है प्राइस का 40:60, तो ये 2:3 का रेशो है। यहां पर 20 हमने दोनों को डिवाइड कर दिया रेशो निकालने के लिए, 2:3 का रेशो है प्राइस का। तो क्वांटिटी का रेशो कितना है, यहां पर आप देखिए 3:2, ये आपका 3:2 का रेशो रहेगा। तो हमने देखा अगर हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस जिस रेशो में इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी या कंजम्पशन उसके रिवर्स रेशो में डिक्रीज हो रही है। समझ गया? ये 2:3 से बड़ा है तो ये 3:2 से कम हो जाएगा। जो आप यहां पर देख भी रख सकते हैं कि ये दोनों 6 के इक्वल आ गए, दोनों ये बराबर है। अब इसको देखते हैं हम, ये प्राइस कितना है 40 और यहां पर रेशो 20, तो ये कितना रेशो हो गया 2:1। अगर हमारा प्राइस का रेशो 2:1 मतलब प्राइस हमारा हाफ हो गया, तो हमारा यह कंजम्पशन कितना है 30 और यहां पर कितना है 60, तो ये कितना हो गया 1:2। देखिए आप, जब हमारा प्राइस हाफ हो रहा है तो हमारा कंजम्पशन डबल हो रहा है। तो समझ गए हम, दोनों उसमें ये हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को भी देखें तो यहां पर हमारा रेशो कितना हो रहा है 60 से 20, 3:1, और यहां पर कितना हो रहा है 20:60, 1:3। तो हम कहीं भी कंपेयर करें, जिस रेशो में प्राइस इंक्रीज हो रहा है उसके रिवर्स रेशो में कंजम्पशन डिक्रीज होगा। ओके, इसको हम और भी एक तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करिए प्राइस इंक्रीज हो रहा है 20%, अब प्राइस जब हमारा 20% इंक्रीज हो रहा है तो हमने देखा था 20% का फ्रैक्शन होता है 1:5, और 1:5 का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई इनिशियल क्वांटिटी 5 है तो इंक्रीज के बाद 6 हो जाएगी। अब हमें एक्सपेंडिचर दोनों केसेस में सेम रखना है, यहां पर सेम है और यहां पर भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 6 से करेंगे और इधर 5 से करेंगे, और ये दोनों तरफ सेम आ गया। अब आप ये बात समझिए कि यहां पर कोई और नंबर आ ही नहीं सकते जिस केस में ये दोनों इक्वल हो जाए। समझ रहे हैं आप ये बात, कि अगर हमारा जो प्राइस है वो 5:6 से इंक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन को 6:5 से डिक्रीज होना ही पड़ेगा, तभी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा, और किसी केस में ये एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं रह सकता। ओके, ये आप समझ गए होंगे बात। तो अब हम इसको देखेंगे कैसे हम इस कॉन्सेप्ट को आगे क्वेश्चंस में यूज करते हैं। तो अभी क्वेश्चंस में जाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और मैं आपको समझा देता हूं कि ये तो हमने देखा अभी कि जब किन्हीं दो चीजों का प्रोडक्ट हम कर रहे हैं और एक बढ़ता है तो दूसरे में क्या डिक्रीज या इंक्रीज करना पड़ता है हमें उसको कांस्टेंट रखने के लिए। अब सपोज करिए कोई किसी चीज का प्राइस पहले P1 है और ये P1 से इंक्रीज
होकर P2 हो जाता है। तो हमें इसमें कितना डिक्रीज करना पड़ेगा कि हम वापस P1 में आ जाए, ये हमें समझना है कि हम पहले इनिशियल प्राइस से P2 पर जाते हैं और फिर हम इसमें क्या चेंज करें कि ताकि ये वापस P1 पर आ जाए। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल अभी आपको समझाता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। सपोज करिए 10% इंक्रीज होता है, तो हमारा 10% का जो फ्रैक्शन होता है 1/10। इसका मतलब है कि पहले अगर क्वांटिटी 10 है तो वो इंक्रीज होकर 11 हो जाएगी। ठीक है, समझ गए आप? यहां पर +1 हो रहा है। अब अगर हमें 11 से वापस 10 पर आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर -1 करना पड़ेगा। तो जो हम -1 कर रहे हैं ये कितने पर कर रहे हैं? 11 पर। तो हमारा कितना हमने कम किया? 1/11। ये फ्रैक्शन हमारा डिक्रीज का फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, तो ये परसेंटेज में कितना होता है? हमने ये देखा था, ये होता है 9 1/11%। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे कि जब 10% इंक्रीज हुआ तो 10 से 11 हुआ वो प्राइस या क्वांटिटी या जो भी चीज है, और जब हमें वो वापस कम करना है तो हमें 11 से 10 करना पड़ेगा। एक हम कम करेंगे 11 के ऊपर, तो ये कितना हो गया? 9 1/11%। इसको हम देखते हैं, अब अगर ये 20% इंक्रीज है तो हमने 20% का फ्रैक्शन देखा था, क्या होता है? 1/5। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई इनिशियल क्वांटिटी 5 है तो वो इंक्रीज होकर कितना हो रही है? 6। ठीक है, ये एक बढ़ा इधर। अब अगर हमें 6 से वापस 5 पर आना है तो हमने क्या करना पड़ेगा? -1। अब ये 1 हमने कितने पर डिक्रीज किया है? 6 पर। तो हमारा डिक्रीजिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/6। ये डिक्रीजिंग फ्रैक्शन आ गया। तो इसका कितना परसेंटेज होता है? हमने देखा था ये होता है 16 2/3%। ठीक है, और देखते हैं हम, अगर हमारा 25% इंक्रीज हो रहा है तो उसको हमें वापस नॉर्मल जो इनिशियल क्वांटिटी है उसी में लाने के लिए कितना डिक्रीज करना पड़ेगा? हम जानते हैं 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो हमारे पास जो क्वांटिटी है 4 से 1 बढ़कर 5 हुई है। अब हमें वापस कितना करना पड़ेगा? 1। कितने पर? 5 पर। तो ये इसका जो डिक्रीजिंग फ्रैक्शन होगा ये 1/5 हो जाएगा डिक्रीजिंग फ्रैक्शन। और 1/5% कितना होता है? इक्वल टू 20%। ठीक है, और हम देखते हैं अभी इसको। अगर आप सपोज करिए आपका इंक्रीज हो रहा है 16 2/3%। अब ये कितने का फ्रैक्शन होता है? इसका फ्रैक्शन क्या होता है? हमें पता है इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। तो जो क्वांटिटी है वो 6 से 1 इंक्रीज हो रही है और कितना हो रही है? 7। ठीक है, तो इसको जब हम वापस करेंगे तो कितना हो जाएगा? -1/7। तो इसका डिक्रीजिंग फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/7। तो 1/7 का फ्रैक्शन परसेंट क्या होता है? इसका परसेंटेज क्या होता है? ये डिक्रीजिंग फ्रैक्शन है तो 14 2/7। ठीक है, ये परसेंटेज आ गया हमारे पास। तो अब हम देखते हैं जब हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसको वापस इनिशियल वैल्यू पर लाने के लिए हमें कितना इंक्रीज करना पड़ता है, ये हम कैसे सोल्व करते हैं। सपोज करिए प्राइस या जो भी हमारी क्वांटिटी है 20% डिक्रीज हो रही है। 20% का हमारे पास फ्रैक्शन कितना है? 1/5। तो अब जानते हैं 1/5 अगर ये डिक्रीज हो रही है तो मतलब अगर इनिशियल क्वांटिटी 5 है तो ये 4 हो रहा है, 5 से 4। ठीक है, अब हमें वापस ये लेकर आना है इनिशियल क्वांटिटी पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये इंक्रीज करना पड़ेगा 1।
और ये 1 हम कितने पर इंक्रीज कर रहे हैं, 1/4, ये 4 पर इंक्रीज कर रहे हैं हम। तो 1/4 का फ्रैक्शनल परसेंट कितना होता है, 25%। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब यही हम देखें, अगर 25% इंक्रीज हो रहा है तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। अब कोई भी क्वांटिटी है वो 4 से 5 हो रही है इंक्रीज होकर, ये 1 का चेंज हो रहा है प्लस में, वापस लाना है तो हमें -1 करना पड़ेगा। और ये -1 हम कितने पे कर रहे हैं, 5 पर। तो ये कितना परसेंटेज हो जाएगा, 1/5। तो इक्वल टू ये कितने का होता है फ्रैक्शन, 20%। समझ आ गया होगा आपको। अब अगर ये हम 30% इंक्रीज कर रहे हैं, 30% का हमारा फ्रैक्शन होता है 3/10। तो हम जब ये कर रहे हैं इंक्रीज, तो इनिशियल क्वांटिटी 10 है और ये इंक्रीज होकर 13 हो रही है, तो हमने ये +3 किया। वापस लाने के लिए हमें इसमें -3 करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3/13। अब हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा, अगर हमें इसका फ्रैक्शन तो हमें याद नहीं होगा तो हम इसको निकाल लेंगे, 300/13। तो 1/13%, ये ऐसे निकलेगा। ओके, तो हमने देख लिया कि इंक्रीज में और डिक्रीज में हम कैसे करते हैं। अब हम इसको एक दूसरे कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये कैसे हम और शॉर्ट में कर सकते हैं। हमने देखा था, ये हम सिर्फ फ्रैक्शन ही यूज करेंगे इस वाले कॉन्सेप्ट में। तो हम देखते हैं इंक्रीज के केस में हम कैसे फ्रैक्शंस को यूज करते हुए शॉर्टकट में इसको पता कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ इंक्रीज, केस ऑफ इंक्रीज, देखिए अगर हमें दिया हुआ 20% इंक्रीज हो रहा है तो हम जानते हैं इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। अब ये इंक्रीज हो रहा है तो मतलब 5 से 6 हो रहा है, तो हम ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि जो न्यू वैल्यू है वो 6 हो गई है 5 से। अब हमें ये वापस 5 पर लाना है तो कितना कम करना पड़ेगा, 1। तो हमारा डिक्रीजिंग फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/6%। ये होता है 16 2/3%। ऐसे अगर यहाँ पर 25% है तो फ्रैक्शन हमारे पास है 1/4। ये इंक्रीज हुआ तो कितना हो जाएगा, इधर ये 5 आएगा। अब डिक्रीज वापस यहाँ पर लाने कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, 1। ये डिक्रीजिंग फ्रैक्शन हो गया, ये हो गया 20%। ऐसे हम देखें कि अगर यहाँ पर 16 2/3% है तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/6। ये इंक्रीज होकर यहाँ पर कितना हो गया, 7। वापस लाने के लिए कितना कम करना है, 1। तो ये 1/7 हो गया डिक्रीजिंग फ्रैक्शन। इसका कितना परसेंटेज होता है, 14 2/7%। ठीक है, अब हम ये देखें अगर 14 2/7% इंक्रीज हो रहा है तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/7। ये इंक्रीज होकर कितना हो गया, ये 8। अब 8 से वापस 7 पर लाना है, कितना कम करना पड़ेगा, 1। तो डिक्रीजिंग फ्रैक्शन हो गया 1/8। ये किसके इक्विवेलेंट होता है, 12.5%। समझ गए होंगे इसको आप। अब यहां पर एक बात आप हल्का सा और नोटिस कर सकते हैं इन सभी वैल्यूज में कि जब इंक्रीज 20% हो रहा है, डिक्रीज कितना हो रहा है, 16 2/3%, मतलब 16 पॉइंट समथिंग %। ये 16.666% आता है। ठीक है, जब इंक्रीज हो रहा है 25% तो डिक्रीज कितना हो रहा है, 20%। और इंक्रीज अगर हो रहा है 16.66% तो डिक्रीज हो रहा है 14 2/7%। और जब इंक्रीज 14 2/7% हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है 12.5%।
तो ये हर केस में जिस परसेंटेज वैल्यू से हम इंक्रीज कर रहे हैं उससे कम परसेंटेज वैल्यू से डिक्रीज हो रहा है। अगर हमने 20% से इंक्रीज किया है तो उससे कम परसेंट वैल्यू से ये डिक्रीज हो रहा है। 25% से अगर इंक्रीज किया है तो 20% से डिक्रीज हो रहा है। ऐसा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए कि 20% इंक्रीज है प्राइस में, उसको वापस लाने के लिए कितना परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा, और हमें आंसर दिए हुए हैं 21%, 22%, 25% और 16 2/3%। तो हम ये सब तो वैसे ही एलिमिनेट कर दें क्योंकि ये 20% से ज्यादा है। डिक्रीज इससे कम होगा तो हम बता देंगे कि सिर्फ एक यही पॉसिबल आंसर है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। जब इंक्रीज हम जिस परसेंटेज वैल्यू से कर रहे हैं तो डिक्रीज उससे कम होता है। ऐसा क्यों होता है? सपोज करिए जो हमने 20% का इंक्रीज लिया था, इसका मतलब है अगर इनिशियल क्वांटिटी 100 है तो ये अब 120 हो गई, तो इंक्रीज कितना हुआ 20 का। इसमें बेस वैल्यू कितनी है 100। अब वापस जब लाना होगा तो भी हमें डिक्रीज 20 का ही करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर बेस वैल्यू हो जाएगी 120। ये यहां पर था हमारा 20/100 इधर, और इधर हमारा कितना हो जाएगा ये 20/120। तो हमारे जो बेस वैल्यू इंक्रीज हुई है इसकी वजह से हमारा परसेंटेज कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीज क्वांटिटी पे हमने निकाला है। तो आप समझ गए होंगे जितने से इंक्रीज करेंगे उससे कम से हमेशा डिक्रीज होगा वापस उसी क्वांटिटी पर आने के लिए। अब हम देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट को इन केस ऑफ डिक्रीज, कि जब इनिशियली डिक्रीज हो रहा है तो हमें कितने से बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारी जो क्वांटिटी का लेवल है वो सेम इनिशियल लेवल पर आ जाए। कर रहे हैं हम इन केस ऑफ डिक्रीज। डिक्रीज के केस में देखते हैं, सपोज करिए 20% डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, 20% डिक्रीज का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। तो मतलब अगर कोई वैल्यू हमारे पास 5 है तो वो डिक्रीज होकर 4 हो जाएगी। अब हमें इंक्रीज कितना करना पड़ेगा 4 पर, कितना 1। तो ये कितना इंक्रीज हुआ 1/4। ओके, समझ गए इस बात को आप कि इसका इंक्रीज होगा 1/4। ये होता है 25% इंक्रीज। ऐसे हम देखें कि 25% डिक्रीज हो रहा है तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/4। मतलब अगर इनिशियल क्वांटिटी 4 है तो डिक्रीज होकर 3 हो रही है। ये 1 डिक्रीज हुआ इधर। अब हमें वापस लाने के लिए एक इंक्रीज करना पड़ेगा, कितने पर? ये 3 पर होगा। तो ये हमारा इंक्रीजिंग फ्रैक्शन हो गया। इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 33 1/3%। ऐसे अगर हम देखें कि डिक्रीज हो रहा है 16 2/3%। 16 2/3% जब डिक्रीज हो रहा है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। मतलब अगर इनिशियल वैल्यू 6 है तो वो डिक्रीज होकर 5 हो रहा है। ये हमारा अब हमें वापस लाने के लिए इसमें +1 ऐड करना पड़ेगा। कितने पर हो रहा है 1/5 पर। ये हमारा इंक्रीजिंग फ्रैक्शन आ गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है 20%। ठीक है, ऐसे ही हम और भी देख सकते हैं इसमें क्वांटिटीज। सपोज करिए 30% डिक्रीज हो रहा है तो 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। अगर क्वांटिटी 10 है तो डिक्रीज होकर 3 डिक्रीज होगा तो 7 हो जाएगी। अब हमें ये वापस लाना इधर तो कितना करना पड़ेगा +3। हमारा इंक्रीजिंग फ्रैक्शन कितना हो गया 3/7। हमने देखा था जो हमारा 1/7 का परसेंटेज होता है वो होता है 14 2/7। उससे इसको हम जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा ये 42 6/7%। ये हमारा इंक्रीज आ गया। अब आप
इसको मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं कि इसे आप फ्रैक्शन से समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में हमें बताइएगा, हम उसको फिर एक्सप्लेन करेंगे कि हम फ्रैक्शन से डायरेक्ट इसको कैसे निकाल सकते हैं। और ये बात आप नोटिस कर लिया होगा अभी तक कि जब 20% से डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज 25% से हो रहा है, 25% से डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज 33.33% से हो रहा है, 16.66% से डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज 20% से हो रहा है, और 30% से जब डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज 42% से हो रहा है। अब ये मतलब कि जितने से डिक्रीज करेंगे उससे ज्यादा से हम इंक्रीज करेंगे तब वो सेम लेवल पर आ पाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है डिक्रीज करने के बाद बेस वैल्यू कम हो जाती है। इंक्रीज के केस में तो बेस वैल्यू बढ़ रही थी, 100 से 120 हो रही थी, इसमें जब 20% होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 से 80, तो जो नई क्वांटिटी कैलकुलेट होगी वो 80 पर कैलकुलेट होगी। इसलिए इसमें इंक्रीजिंग फ्रैक्शन डिक्रीजिंग फ्रैक्शन से हमेशा बड़ा आएगा। तो हमने अभी लगभग सभी कॉन्सेप्ट इस सवाल के हमने कर लिए। अब हम इसमें देखते हैं कि कैसे इनको सवालों में यूज करते हैं। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 10%, टू रिस्टोर इट टू द ओरिजिनल वैल्यू द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाय हाउ मच। कि एक आर्टिकल का प्राइस जो है 10% डिक्रीज किया जाता है, तो इसको ओरिजिनल प्राइस में वापस लाने के लिए न्यू प्राइस को कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा, ये देखते हैं हम। देखिए 10% डिक्रीज कर रहा है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू 10 है ये 1 डिक्रीज होकर 9 हो रही है। तो अब हमें इंक्रीज कितना करना पड़ेगा 1, ये कितने पर 9 पर, तो इंक्रीजिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/9। तो इसकी वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में 11 1/9%। ठीक है, ये तो हमने ऐसे कर लिया। अगर हम सीधा फ्रैक्शन से करें कि 1/10 फ्रैक्शन है और ये डिक्रीज होकर कितना हो गया 9, अब इंक्रीज हमें कितना करना पड़ा वापस आने के लिए 1, तो ये हो जाएगा 1/9 फ्रैक्शन हमें मिल गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 11 1/9%। ठीक है, अब अगर हम इसको ऑप्शन से भी करना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे 10% से डिक्रीज हो रहा है, तो जो इंक्रीजिंग फ्रैक्शन आएगा वो इससे बड़ा होगा, तो इस 10% से कम वाले जितने भी फ्रैक्शन होंगे उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं और हमारे पास जो ऑप्शन बचेगा वो हम देख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ राइस हैज इंक्रीज बाय 60%, इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी डिक्रीज बाय हाउ मच। जो चावल का जो मूल्य है वो 60% से बढ़ गया है, अगर हमें इसे वापस जो इसका ओरिजिनल प्राइस था उसी पर लाना है तो नए प्राइस को, मतलब जो बढ़ा हुआ प्राइस है उसको कितने % से हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। इसको हम करते हैं, देखिए 60% का जो फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है इसका फ्रैक्शन होता है 3/5। ये कैसे है, क्योंकि हम जानते हैं 20% का 1/5 होता है, ये इसका 3 टाइम्स है तो 3/5 हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू है 3 और 5 ये ऐड होकर कितनी हो रही है 8। ठीक है, अब हमें वापस कितना लाना है 5 पर लाना है तो 3 कम करना पड़ेगा, और ये 3 कितने पर कम करना पड़ा हमें 8 पर, तो हमारा फ्रैक्शन डिक्रीजिंग फ्रैक्शन कितना हो गया 3/8%। अब हम जानते हैं कि 1/8% का जो फ्रैक्शन होता है वो 12.5% होता है, तो 3/8 इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 37.5%। तो ये हमारा आंसर आ गया 37.5%, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए ये इतना लिखना भी हमें पड़ रहा है आपको समझाने के लिए। जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके टिप्स पर आ जाएंगे और आप ये लाइक दिस आप सवाल कर सकते हैं। 60% बढ़ा है 3/5, तो 3/8 डिक्रीज होगा, कितना हो गया 1/8 12.5 होता है, 3/8 37.5। विद इन सेकेंड ये सवाल आपके हो जाएंगे। और हम आपको इसीलिए सवाल समझा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको एग्जाम में एक सेकंड बचाना है। आप ये सब लिख के एक्स मानकर या कुछ और कर सवाल करेंगे तो आप कभी भी अपना पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम ये शॉर्टकट्स बताते हैं ताकि आप अपना एग्जाम में एक सेकंड्स बचाएं और अपना एग्जाम पूरा कर सकें। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर द इंक्रीज नंबर इज टू बी रिड्यूस बाय हाउ मच। ये कह रहे हैं एक नंबर को हमने 20% से इंक्रीज किया है, वापस उसी नंबर पे आने के लिए हमें कितना डिक्रीज करना पड़ेगा।
तो अब देखिए, हम जानते हैं 20% का जो फ्रैक्शन होता है हमारे पास, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। इंक्रीज हुआ है तो 1 + 5 इधर 6 हो गया, वापस कितना लाना पड़ेगा, -1, ये 1 हो गया इधर, 1/6 कितना होता है 16, 2/3%। डन। तो विद इन सेकेंड्स हमारा सवाल हो गया है। समझ आ गया होगा आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल इज इंक्रीज बाय 25%। टू मेंटेन द बजट सुषमा रिड्यूसेस द कंजम्पशन ऑफ दिस ऑयल बाय 20%। द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ड्यू टू दिस इज हाउ मच। तो अगर हम ये मान लें जो एक्सपेंडिचर है सुषमा का वो एडिबल ऑयल के प्राइस और क्वांटिटी का मिक्सचर है। अब हम ये जानते हैं कि 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4 और 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। अब जो प्राइस है वो 25% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब अगर प्राइस पहले 4 है तो बाद में 5 हो रहा है, और जो क्वांटिटी है वो 20% से डिक्रीज हो रही है। तो मतलब अगर क्वांटिटी हमारे पास पहले 5 है तो डिक्रीज होकर कितनी हो रही है 4। अब इन दोनों ही केस में हमारा एक्सपेंडिचर कितना आ गया, ये एक्सपेंडिचर है, दोनों केस में हमारा एक्सपेंडिचर आ गया 20। मतलब हमारा जो पहले एक्सपेंडिचर था और बाद में एक्सपेंडिचर था वो सेम आ गया। तो उसके बजट में कितना चेंज आया, 0। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू दिस देयर इज नो इंक्रीज, मतलब गेन और नो डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। जो इसका एक्सपेंडिचर पहले था वही उसका एक्सपेंडिचर बाद में रहेगा। आप समझ गए होंगे, क्योंकि 25% ये इंक्रीज हुआ तो उसने 20% कंजम्पशन कम कर दी। हमने देखा भी था कि अगर प्राइस में 25% का इंक्रीज हो रहा है, मतलब 4 से 5 हो रहा है, तो हमें कंजम्पशन वापस लाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 5 से 4 करना पड़ेगा, और वही हो रहा है इधर। तो हमने समझ लिया कि इसकी वजह से हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके। The next question है, when the price of an article is reduced by 25%, its sale is increased by 75%. What was the net effect on the sale? एक काम करते हैं, इसको सेल की जगह इधर कर लेते हैं रिवेन्यू, कि उसका जो रिवेन्यू है उस पर नेट इफेक्ट क्या हो रहा है। कि ये कह रहे हैं कि एक जो आर्टिकल है उसका प्राइस 25% कम हो रहा है और जो उसकी सेल है वो 75% बढ़ रही है, तो उसके रिवेन्यू पर नेट इफेक्ट क्या होगा। हम जानते हैं जो रिवेन्यू आता है वो होता है प्राइस इनटू सेल। हमारा जो प्राइस है वो 25% कम हो रहा है, मतलब 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, और 75% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका 3 टाइम्स 3/4। ये डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है। तो जब 25% डिक्रीज हो रहा है तो मतलब पहले 4 था, अब कितना हो गया 3, और 75% इंक्रीज हो रहा है, मतलब पहले 4 था, अब कितना हो गया 7। तो हमारा पहले रिवेन्यू कितना था 16, अब रिवेन्यू कितना हो गया 21 कितना इंक्रीज हुआ इसमें 5 का 5 का इंक्रीज हो रहा है, और ये 5 का इंक्रीज कितने पर हो रहा है ओवर 16। तो हमारा जो रिवेन्यू में इंक्रीज आ गया वो आ गया, रिवेन्यू का इंक्रीज कितना आया 3/16। और ये 3/16 फ्रैक्शन है, हम जानते हैं 1/16 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 6.25%। 1/16 जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 6.25% होता है। अब हमें कितना निकालना है, सॉरी ये 5 है, आई एम सॉरी फॉर दिस, ये 5/16 इसका रिवेन्यू का चेंज आया है, तो 1/16 इज 6.25%। तो ये कितना हो जाएगा, इसको इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 31.25%। तो हमारा जो रिवेन्यू में इंक्रीज आया वो आया 31.25%। ये हमारा आंसर है। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने 2 कॉन्सेप्ट समझे। एक तो कि जब एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना होता है तब हम क्वांटिटी या प्राइस में जो भी चेंज होता है उसके कोरिस्पोंडिंग दूसरी क्वांटिटी में हम इंक्रीज या डिक्रीज कैसे निकालते हैं।
और दूसरा कि अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है तो उसे वापस ओरिजिनल वैल्यू पर लाने के लिए हमें कैसे उसको डिक्रीज या इंक्रीज करना पड़ता है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। हमने बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही स्लोली और बहुत ही प्यार से आपको ये कॉन्सेप्ट कराए हैं, क्योंकि ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो सभी चैप्टर्स में हम यूज़ करेंगे। आगे आगे जैसे हम नए चैप्टर्स पढ़ाएंगे आपको, तो आप देखेंगे कि यही कॉन्सेप्ट उनमें भी हम यूज़ करेंगे। वो चाहे अब अगला रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, हम सभी में इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है आप इसको बड़े आराम से और ध्यान से समझेंगे और हमारे ये वीडियोस को आप पसंद करेंगे। इसलिए हमारे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।